बालों में सिर गड़ाए और लगातार काम करती शालिनी को वक्त का पता ही नहीं चला। शाम के 5 बज गए तो अभय उसकी टेबल के पास आया। थोड़ी देर तक तो उसको काम करते देखता रहा, फिर धीरे से बोला, शालिनी, आज चलना नहीं है क्या? छुट्टी हो गई। शालिनी ने जल्दी जल्दी फाइलें समेटकर मेज पर रखी, रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछा, अपने मोबाइल में टाइम देखा, फिर बैग संभालती हुई उठ खड़ी हुई। अभय ने कहा, चलो शालिनी, तुम्हें छोड़ देता हूँ। शालिनी गंभीरता से बोली, नो थैंक्स, मैं बस से चली जाऊँगी। कोई एक दिन तो है नहीं। फिर दूसरी बात, मैं बार बार तुम्हारे साथ जाऊँगी तो लोग बातें बनाएंगे। शालिनी, लोगों का तो काम ही बातें बनाना है, इस पर तुम क्यों ध्यान देती हो? क्यों ना ध्यान दूँ? यही बातें तो जीना हराम कर देती हैं। आखिर हमें समाज में रहना है तो समाज के अनुसार ही चलना होता है। मन का क्या है, मन के अनुसार नहीं चल सकते ना? क्यों नहीं चल सकते? जिंदगी हमारी है, हम अपने अनुसार चलेंगे। अभय झुंझलाकर बोला, तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि तुम पुरुष हो। मैं ऐसा नहीं कह सकती क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ। घूम फिरकर सारे इल्ज़ाम आखिरकार स्त्रियों पर ही आ जाते हैं। दोनों बातें करते करते सड़क पर आ गए थे। अभय ने कहा, बातें बनाने का तुम्हें इतना डर है, मेरी फीलिंग्स का तुम्हें कोई ख्याल नहीं। तुम्हारी फीलिंग्स धरी रह जाएगी जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी शादी में भरपूर दहेज लेकर तुम्हारी कीमत वसूल लेंगे। और वह भी छोड़ो, लेकिन जब उन्हें मेरे तलाकशुदा होने की बात पता चलेगी तब तो वह हरगिज़ ही शादी नहीं करेंगे। तब तुम भी उनके सामने मजबूर हो जाओगे। मैं पहले ही देख चुकी हूँ कि माँ बाप के सामने लोग कैसे मजबूर होते हैं। और वैसे भी शादीशुदा जीवन का सुख ही अगर मेरे जीवन में लिखा होता तो वह भी मुझे बेकसूर को क्यों ऐसे छोड़ता। अभय ने ठंडी सांस भरी। शालिनी, तुम मुझे समझ नहीं पाई। अगर तुमने वाकई में मुझे समझा होता तो ऐसा नहीं कहती। तो इसमें बुरा क्यों मान रहे हो? मैं कोई झंझट नहीं पालना चाहती। और वैसे भी मेरी और तुम्हारी पोजीशन एकदम डिफरेंट है। तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है और मेरे ऊपर जिम्मेदारी ही जिम्मेदारी है। तब तक बस आ गई। शालिनी जैसे ही बस पर चढ़ने को हुई, अभय ने उसको रोक लिया। वह बोला, प्लीज़ शालिनी, तुम मेरे प्यार को स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? अभय, तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा अलग। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी टेंशन में रहती हूँ और तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है वह भी मालूम हो जाएगा। याद रखो, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। ऐसा कहकर शालिनी आगे बढ़ गई और अपनी बस के आते ही उस पर बैठकर चली गई। अभय देखता ही रह गया। उसको इस शहर में काम करते हुए 2 वर्ष हो चुके हैं। इन 2 वर्षों में वह लगातार शालिनी को देखता रहा है। शांत, सौम्य, साधारण रंग रूप की शालिनी हल्के सांवले रंग की थी, लेकिन उसके शांत चेहरे के पीछे एक गहरी वेदना छुपी थी जो उसकी गहरी काली आंखों में आकर ठहर गई थी। ना तो वह किसी से ज़्यादा बात करती थी और ना ही हिलती मिलती थी। अपने चारों तरफ उसने एक मौन का अभेद्य कवच बना रखा था। इसी बात से चिढ़कर उसके सहकर्मी उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाते थे। कई बार ऐसा होता कि वह अंदर आ रही होती तो उसके बारे में बातें करते लोग चुप हो जाते। फिर हवा में तैरते जुमले उसके कानों में जहर भर देते। यार, कहाँ चक्कर में पड़े हो? ऐसी औरतें सावित्री बनने का ढोंग करती हैं, पर सबसे ज़्यादा लूज करेक्टर तो यही होती हैं। पार्टी वार्टी होती तो शालिनी कन्नी काट लेती। नतीजा ये हुआ कि वह सबसे अलग थलग हो गई थी और सबकी तानाकसी का शिकार भी होने लगी थी। हर कोई उनके निजी जीवन में घुसकर जानना चाहता था कि वह कुंवारी है या तलाकशुदा है या विधवा है, क्योंकि शादीशुदा जीवन की कोई निशानी, बिछिया, सिंदूर, मंगलसूत्र वगैरह वह पहनती ही नहीं थी। ऑफिस में उसका व्यक्तित्व रहस्यमय ही बना रहा। केवल अभय ही उसके बारे में जानता था, उसने किसी को नहीं बताया। शालिनी बस से उतरकर अपने घर की तरफ चल दी। घर मेन रोड से थोड़ा दूर पड़ता है। अगर वह रिक्शा से जाए तो 10 रुपये पड़ेंगे, इसलिए वह पैदल ही चली जाती है। इस प्रकार रोज आने जाने में 20 रुपये बचा लेती है। रास्ते में 2-3 तंग गलियां बिल्कुल सुनसान पड़ती हैं। एक गली मुड़ते ही एक कोने में एक खंडर सा प्लाट पड़ा है। वहाँ दिन में भी सन्नाटा रहता है। गली की शुरुआत में ही पान पुड़िया का एक खोखा है।
वहाँ 4-5 लफंगे टाइप के युवक जमे रहते हैं। जैसे ही शालिनी उस गली में घुसी, उन युवकों की असली नज़रें उसके जिस्म का एक्सरा सा करने लगीं। युवक ने पुड़िया पिच से गली पर थूककर उसे रंगते हुए अपने पीले दांत दिखाते हुए कमेंट किया, यार हम पर भी नज़रें इनायत कर दो। दिन भर तो नैन मटक्का करके आती हो, यहाँ सावित्री बनती हो। और बाकी युवक अपने साथी के रसीले कमेंट पर हो कर हंस पड़े। शालिनी लंबे लंबे डग भरती चलने लगी थी। गली के नज़दीक आते ही उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता था। यह जगह सबसे खतरनाक थी, क्योंकि इस प्लाट के बाद आगे 2-3 प्लाट बिल्कुल खाली पड़े थे। आबादी दूर, कोई घटना होने पर कोई सुनने वाला भी नहीं था। रात में खा पीकर शालिनी लेट गई, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। यह भी कोई जीवन है? हर समय भय के साए में जी रही थी। पूरे घर की जिम्मेदारी की चक्की में पिसते हुए अनिश्चित भविष्य की स्थिति थी। शालिनी की शादी 2 वर्ष पूर्व एक सामान्य परिवार में हुई थी। डबल एमए कंप्यूटर प्रशिक्षित गृह कार्य दक्ष शालिनी को ससुराल में सबसे मान सम्मान मिला, पर पति अजीत ने कभी भी उसे प्यार सम्मान नहीं दिया। उसने अपने माँ बाप के दबाव में शादी कर ली थी, पर वह उसे कभी अपना नहीं सका। साल भर बाद ही उसने अपनी प्रेमिका से शादी कर ली, जो बहुत खूबसूरत थी। अजीत गैर जाति के कारण उससे शादी नहीं कर पा रहा था। उसके बाद सास ससुर का रवैया भी बदल गया। वे धीरे धीरे उसे प्रताड़ित भी करने लगे। दुखी होकर शालिनी ने तलाक के लिए अर्जी लगा दी, जिसे उसके पति ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब तलाकशुदा होकर वह अपने मायके में रह रही थी। मायके की स्थिति भी कमज़ोर थी। पिता पैरालिसिस से ग्रस्त होकर व्हीलचेयर पर आ गए थे। उसकी शादी में लिया गया कर्ज अभी तक नहीं निमट पाया था। तभी पिता बीमार पड़ गए, नौकरी चली गई, दवा में पैसे लगने लगे। एक छोटा भाई था जो पढ़ रहा था। कमाने वाला कोई नहीं था। शालिनी ने नौकरी की तलाश शुरू की तो उसको अपने पिताजी वाली क्लर्क की नौकरी मिल गई। हर महीने की सैलरी आने लगी तो गृहस्थी की गाड़ी फिर से पटरी पर आ गई थी। भाई दूसरे शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसकी पढ़ाई भी नहीं रुकी। उसका जिम्मा अब शालिनी ने ही ले लिया था, नहीं तो वह पढ़ाई बंद करके काम पर लगने वाला था। इसी दौरान काम करते करते शालिनी अभय के संपर्क में आई। अभय अच्छा लड़का है, पर क्या उसके माँ बाप तलाकशुदा बिना दहेज के साधारण रूप वाली लड़की को अपना सकेंगे? उसके ख्याल से तो कभी नहीं अपनाएंगे। फिर क्या फ़ायदा है उससे ज़्यादा बात बढ़ाने से? ऐसे बंधन से क्या फ़ायदा जिसकी कोई मंजिल नहीं। लेकिन इश्क इन बातों को नहीं मानता है, वह तो होकर ही रहता है। शालिनी भी इश्क में डूबी है, पर वो कभी जाहिर नहीं करती है और ना ही कभी करेगी। पर समाज के लोग उसे जीने नहीं दे रहे हैं। वह तलाकशुदा हो गई तो लगता है जैसे उसने कोई गलत काम कर लिया हो। उसे ऐसी ही निगाहों से लोग देखते हैं। गली के लफंगे युवकों की बदतमीजियाँ बढ़ती जा रही हैं, जिनको झेलना मुश्किल है। ना तो वह किसी से कह पाती है और ना ही सह पा रही है। अगर वह कहेगी तो लोग उसी की गलती रखेंगे और उसी को बदनामी सहनी पड़ेगी। मन में आता है कि पुलिस में रिपोर्ट करवा दें, तो भी उसे अपनी हंसी का डर है। पूरे मोहल्ले में लोग पहले से ही तरह तरह की बातें बनाते हैं। इन्हीं घुटन भरी बातों में विचारों के झूले में झूलते झूलते फिर उसे नींद आ गई। सवेरे शालिनी जब ऑफिस जाने के लिए निकली तो माँ बोली, बेटी ये दवाइयाँ भी लेती आना। माँ दिन में डॉक्टर से दवा लाई थी तो कुछ दवाइयाँ मिली नहीं थी। ऑफिस में ज़्यादा कुछ काम की वजह से 2 घंटे ज़्यादा रुकना पड़ा था। शालिनी जब बाहर निकली तो अंधेरा गिरने लगा था। इसके बाद उसने 2-3 मेडिकल स्टोर में खोज कर दवा खरीदी, फिर घर के लिए बस पकड़ ली। आज गली में पहुंची तो खोखे पर भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी। उस भीड़ के आकर्षण का केंद्र उस इलाके का छटा हुआ गुंडा जगतपाल था। कई जुर्मों के मुकदमे उस पर चल रहे थे। राजनीतिक जान पहचान भी थी। जेल में आना जाना लगा रहता था। रंगदारी से लेकर वह हर जुर्म करता था। पूरा इलाका उससे डरता था। आज भी रंगदारी के सिलसिले में आया था। उसकी शक्ल देखकर शालिनी बहुत डर गई और वह वहाँ से जल्दी जल्दी गली के अंदर दाखिल हुई।
इस गली में आते ही उस पर दहशत सवार हो जाती थी और आज वैसे भी डरावना माहौल बन चुका था। एक साथ इतने लोगों को गली के मुहाने पर जमा देखकर वह पहले ही डर गई थी। ऊपर से जब वह गली में घुसी तो आज लाइट भी नहीं थी। जब उसने अपने पीछे आती पच्चावों को सुना, वह भयभीत हो उठी। गली अंधेरी और सुनसान थी। वह और ज़ोर ज़ोर से चलने लगी, लेकिन गली के मोड़ वाले प्लाट तक आते आते उसे 2-3 लोगों ने आखिरकार घेर ही लिया। अब उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वह चिल्लाने लगी, मगर एक युवक ने उसका मुंह दबा दिया और उसी प्लाट में ले गया। उसे धमकाने के लिए उन्होंने चाकू निकाल लिए थे। शालिनी भी अब अपनी जान का मोह छोड़कर अपनी रक्षा के लिए हाथापाई पर उतर आई थी। उसने उस युवक के हाथ से चाकू छीनना चाहा और युवक ने अपनी ओर खींचा। तभी लाइट आ गई। इस छीना झपटी में चाकू उस युवक की गर्दन में धंस गया। यह देखकर बाकी युवक शालिनी पर आक्रामक हो उठे। शालिनी ने जब उस युवक की गर्दन से खून निकलते देखा तो वह डर के मारे थर थर काँपने लगी। अब शालिनी को अपने सामने अपनी मौत नाचती दिख रही थी। तभी सबने आश्चर्यचकित होकर देखा कि जगतपाल भूत की तरह वहाँ प्रकट हुआ। डरदार स्वर में उसने कहा, यह क्या हो रहा है यहाँ? फिर सालू की तरफ घूमकर बोला, और तुम यहाँ क्या कर रही हो सालू? जाओ घर, तुम यहाँ से जाओ, मैं देखता हूँ। शालिनी वैसे ही खड़ी थी। जगतपाल ने फिर उसे डपटा। जाओ। अब शालिनी को होश आया। वह भाग खड़ी हुई। घर पहुंचकर उसने दवा अपनी माँ को दी और तबीयत खराब होने की बात कहकर चादर ओढ़कर लेट गई। उस रात ना तो उसने कुछ खाया पिया और ना ही पूरी रात सो पाई। वह दहशत में थी। दूसरे दिन की उसने छुट्टी ले ली। फ़ोन करके उसने अपनी तबीयत खराब होने के बारे में बताया। सवेरे सुनने को मिला कि जगतपाल ने किसी लड़की के चक्कर में एक युवक को चाकू मार दिया है, जो गंभीर हालत में भर्ती है। जगतपाल को पुलिस पकड़ ले गई। शाम को ही जगतपाल जमानत पर छूट कर आ गया। दूसरे दिन सवेरे सवेरे सालू की माँ ने कहा, बेटी तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो दवा ले आ। वह उसके लिए चाय बनाकर ले आई है। शालिनी ने कप उठाया ही था कि जगतपाल 2-3 गुंडों के साथ वहाँ आ धमका। शालिनी उसे देखकर डर गई। उसकी माँ और उसके पिता भी आश्चर्यचकित होकर उसे देख रहे थे। शालिनी के मुंह से कोई बात नहीं निकली। उसके सफ़ेद पड़ गए चेहरे को देखकर जगतपाल ने अपनी भारी स्वर को नर्म बनाते हुए अपने साथियों से कहा, अरे तुम लोग बाहर जाओ, देखो सालू कितना डर गई है। फिर सालू की तरफ मुड़ते हुए बोला, सालू मेरी बहन, तुम डरो मत। उसके मुंह से बहन शब्द सुनकर सालू बुरी तरह से चौंक पड़ी। उसे यकीन ही नहीं आया कि उसके मुंह से ऐसे शब्द निकल सकते हैं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई भेड़िया अहिंसा की बात कर रहा हो। जगतपाल उसके नज़दीक आकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, अपने भाई के होते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। मैं तो तुमको केवल यही बताने आया था कि शायद तुम जानती हो या ना जानती हो, मगर मैं तुम्हें खूब जानता हूँ और मैं तुम्हारा इल्ज़ाम अपने सर लेकर जो तुम्हें बचाया है वह कोई एहसान नहीं किया, बल्कि तुम्हारा एहसान उतारा है। शालिनी के पीछे खड़ी उसकी माँ चकित होकर सुन रही थी। जगतपाल कहे जा रहा था, याद है वह दिन जब तुम्हें एक लड़की स्टेशन पर मिली थी? शालिनी को याद आया जब उसके पिताजी को पैरालिसिस का अटैक पड़ा था तो वह बड़े अस्पताल में उन्हें भर्ती कराकर माँ के साथ लौट कर आई थी। तो स्टेशन पर उसने एक लड़की को देखा था। वह लड़की एक बेंच पर बैठी थी और रोए चली जा रही थी। जब उससे देखा नहीं गया तो वह उसके पास पहुंची और उसके रोने का कारण पूछा। पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, फिर बाद में उसने बताया कि उसका प्रेमी उसे धोखा देकर भाग गया था और वह उसी के इंतज़ार में बैठी थी। उसने उस लड़की को स्टेशन पर बुलाया था। वह शाम तक बैठी रही, लेकिन मैं नहीं आया। अपने भाई से वह बहुत डरती थी। उसने शालिनी को अपने भाई का नाम भी बताया था, लेकिन कोई मतलब नहीं होने के कारण फिर शालिनी नाम भूल गई थी। उसके बाद अचानक वह रेल की पटरियों की तरफ चल पड़ी थी। शालिनी को उसके इरादे ठीक नहीं लगे। वह भी उसके पीछे पीछे चली गई और जब वह आती हुई ट्रेन के सामने कूदने ही वाली थी कि शालिनी ने उसे पकड़ लिया था। शालिनी बराबर उसके साथ रही थी, उसे अपने घर लेकर आई थी। उसे समझाया बुझाया था
और उसके घर भी छोड़ आई थी। उसकी माँ के सुपुर्द करके आई थी। शालिनी ने प्रश्नवाचक निगाहों से जगतपाल की तरफ देखा। वह लड़की मेरी बहन थी, जगतपाल ने बताया। मेरी बहन ने मुझे डर के कारण कुछ नहीं बताया था। माँ से मुझे सब बात पता चली, फिर मैंने उसी लड़के से उसकी शादी करवाई जिससे वह करना चाहती थी। अब वह अपनी ससुराल में है और बहुत खुश है। वह सब तुम्हारे कारण हुआ था। आज मैं देख रहा हूँ कि मेरी बहन का जीवन बचाने वाली खुद अपनी ज़िंदगी जीने के लिए जूझ रही है। बहन, बुरा मत मानना, ये समाज ऐसा ही है। मैं भी कभी बहुत भला आदमी हुआ करता था, लेकिन मुझे गुंडा किसने बनाया? इसी समाज ने। जब मैं एक एक रोटी को दर दर भटकता था तब मुझे कहीं रोटी नहीं थी, और आज जब मैं गुंडा हूँ तो दौलत शोहरत मेरे आगे पीछे घूमती है। तुम्हें अब कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। आराम से अपनी ड्यूटी करो। ऐसा कहकर वह वहाँ से निकल गया। पूरे मोहल्ले में अब एक नई ही हवा चलने लगी थी। पीछे शालिनी के लिए लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे कि जगतपाल की उस पर कृपा दृष्टि है, वह जगतपाल की महबूबा है। अब लोग उससे घबराने लगे थे। अब उसने आश्चर्यजनक परिवर्तन देखा। जब वह जाती थी तो अब गली में कोई उसकी तरफ निगाह भी नहीं डालता था। खोखे पर सभी चुपचाप खड़े रहते थे। चौथे पाँचवें दिन जगतपाल कभी कभी उसके घर का चक्कर लगा जाता था। अब उसकी पूरे मोहल्ले में खूब बदनामी थी, लेकिन उसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता था। वह बहुत ही सुकून में थी। शालिनी ऑफिस में बैठी हुई अपना काम कर रही थी कि तभी अभय उसके पास आया। आज शालिनी में ज़बरदस्त परिवर्तन देखकर वह हैरान रह गया। आज वह नीचे सिर झुकाए हुए डरी डरी सी बातें नहीं कर रही थी। अभय ने उससे पूछा, शालिनी बताओ, मेरे बारे में क्या सोचा है? शालिनी ने निडर होकर जवाब दिया, तुम्हें मेरी बदनामी के बारे में पता है? मैं एक लूज कैरेक्टर लड़की हूँ और एक गुंडे के साथ मेरा अफेयर चल रहा है। अभय ने कहा, मुझे सब पता है। लगातार 2 सालों तक तुम्हारे साथ काम करते हुए मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूँ। फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ, मैं शादी सिर्फ तुमसे ही करना चाहता हूँ। अभय ने दृढ़ स्वर में अपना फैसला सुनाया। अभय और शालिनी ने कोर्ट मैरिज कर ली। गवाही में जगतपाल और उसके 2 साथी थे। शालिनी बहुत खुश थी। आज उसे अपनी मंजिल मिल गई थी और वह मन में सोच रही थी कि यह समाज ऐसा ही है, उन्हें हर बात में कहना ही है, लेकिन जहाँ पर ताकत की बात आती है वहाँ पर नरम पड़ जाते हैं। और दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते। जिन्हें अपना और अच्छा समझो वे खराब निकलकर जीवन नरक बना देते हैं। जिन्हें खराब और समाज की निगाह में गिरा समझो वही जीवन को सुखमय बना जाते हैं।